हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वर्कशीट भी पूरी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10 साइंस 7 अगस्त 2020। और हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने वाले हैं। तो लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण से ही शुरू की हुई हैं वर्कशीट्स। तो यही वर्कशीट चल रही है। इस वर्कशीट में भी हम आज करेंगे एक और टॉपिक, एक और सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये सारे लवण हम कर चुके हैं जो कि NaCl से प्राप्त होते हैं। ओके, तो नाउ अब हम करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 हाफ H2O एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ये सारे जो जितने भी सॉल्ट्स हम पढ़ रहे हैं इनके केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल नेम्स आपको लर्न करने हैं, साथ के साथ करते रहिए। चलिए इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो है वो किससे बनता है, वो बनता है जिप्सम से। तो जिप्सम एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, सीमेंट में मिलाते हैं उसे ताकि एकदम सख्त हो जाए। और CaSO4 जो है, CaSO4 के साथ में जब दो मॉलिक्यूल उसके वाटर के मिलते हैं तो वो क्या बनता है, जिप्सम होता है। और उसको अगर 373 केल्विन पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, POP मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ में अटैच्ड हैं, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पर, गर्म करने पर एवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तापमान पर जिप्सम में उपस्थित जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं। तो जल के अणु अगर वाष्पित हो गए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें ये चेंज हो गया, यानी कि जिप्सम को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जिप्सम के जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, दो अणु हैं। ठीक है, जब इसको गर्म कर दिया गया यानी कि 373 केल्विन पर इसको हमने हीट करा तो क्या होगा कि जो वन एंड हाफ जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो हो जाता है इवेपोरेट। ठीक है बच्चों, बाकी बचता क्या है, हाफ H2O। ठीक है, ये बच जाता है जो कि हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में एडेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसकी नेचर पर डिपेंड करती हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। तो हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। जल में मिलाने पर यह पुनः ठोस बन जाता है यानी कि जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में जब यह अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखते हैं कि CaSO4 हाफ H2O ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हाफ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अगर पानी के यानी कि जल के दो मॉलिक्यूल हैं, दो अणु हैं, तो इसका मतलब ये जिप्सम है। इसमें हमने ऐड कर दिया 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और ये क्या ले लेगा, ये क्या बन जाएगा, फिर जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म। और अब हम इसके उपयोगों के बारे में जान लेते हैं, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सबसे कॉमन जो यूज़ है वो है टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में POP का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और इसका उपयोग सुंदर डिज़ाइनर छतों को बनाने में किया जाता है। हमारे घरों में सुंदर सुंदर सीलिंग्स और उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस दीवारों पर बनाए जाते हैं, तो उसमें भी POP का इस्तेमाल बड़े ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। उसके बाद खिलौने कुछ बनाने में या फिर कुछ मूर्तियाँ, स्टैचूज़ वगैरह बनाने में, सजावटी सामग्री बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिट्टी के सांचे बनाए जाते हैं और उसमें क्ले मोल्डिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी POP का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है इस वर्कशीट में वो है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में शुष्क होते हैं, यानी कि जो हम सॉल्ट्स बनते हैं, हमारे जो लवण होते हैं, क्या उनके जो क्रिस्टल हैं वो शुष्क होते हैं या उनमें पानी होता है। तो चलिए जानते हैं कि लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो शुष्क तो प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत सारे लवण ऐसे होते हैं जिनके अंदर जल के अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्ट्स तो हैं लेकिन उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं, पानी के अणु भी उसके साथ में अटैच होते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। ओके, तो लवण के
एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो ये जो क्रिस्टलन का जल है इसकी परिभाषा भी यहाँ दी हुई है कि अगर हम लवण का जो सूत्र है यानी कि जो उसका फॉर्मूला है उसमें एक इकाई जल उसकी एक इकाई में जो जल की मात्रा है वो उसका क्रिस्टलन जल कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है कि CaSO4 हाफ H2O, तो इसमें हाफ H2O दिया हुआ है, ये क्या हो गया, इसका क्रिस्टलन का जल कहलाएगा। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उनको आर्द्र लवण कहते हैं। तो ऐसे लवण जिनके साथ में पानी के यानी कि जल के अणु उपस्थित होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्द्र लवण। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको इसमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बच्चों देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं और कई बार वो चमकते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो नीले रंग के दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला जो है ना इसका, आप देख रहे होंगे CuSO4.5H2O, यानी कि CuSO4 तो है, कॉपर सल्फेट हो गया यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में 5H2O यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के यानी कि जल के 5 अणु भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो किसकी वजह से है? वो इन्हीं 5 अणुओं की वजह से है जो जल के हैं और वो उसके साथ में है। तो जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो भी बदल गया CuSO4/5H2O। ओके, नाउ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अगर गर्म कर दिए जाएं तो आपको पता है कि अगर हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वाष्पित हो जाएगा, तो जल के अणुओं का त्याग कर देता है, और अगर जल के अणु निकल गए तो उसका क्या होगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसका कलर ब्लू किसकी वजह से था? सिर्फ और सिर्फ पानी के अणुओं की वजह से था, जल के अणुओं की वजह से था। लेकिन अगर जल ही जो है ना गर्म करने पर वाष्पित हो गया तो उसका कलर भी बदल जाता है और वो फिर से सफ़ेद रंग का हो जाता है और सिर्फ कॉपर सल्फेट ही बच जाता है। आप देख रहे हो इस रिएक्शन में CuSO4/5H2O, यानी कि ये कौन सा है? ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट होगा क्योंकि इसके अंदर पानी है। आपको पता है ना कि धरती का कलर भी नीला ही दिखाई देता है जो कि पानी की वजह से है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट में भी पानी की मात्रा की वजह से उसका कलर नीला होता है। इसमें अब वाटर ऐड कर दिया गया, ठीक है, वाटर ऐड किया गया और उसको गर्म किया गया तो क्या होगा कि वो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सफ़ेद रंग का बन जाएगा। लेकिन जब अनाद्र कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि जिसके अंदर पानी की मात्रा है ही नहीं, उसमें अगर जल मिलाया जाएगा तो वो, या फिर अगर उपस्थित है वायु में ही उपस्थित होती है, कई बार नमी होती है, आर्द्रता होती है वायु में भी, उसके संपर्क में आने पर भी कॉपर सल्फेट का जो ये सफ़ेद लवण है ना वो फिर से नीला हो जाता है। या तो उसमें पानी मिला दिया जाए या फिर उसको हमारे वातावरण से ही कोई नमी मिल जाए, उसके संपर्क में आते ही वो दोबारा से कैसा हो जाएगा? नीला ही हो जाता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ऐसे लवणों के नाम बताइए जो कि जिनके साथ में पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, ठीक है, उनके रासायनिक सूत्र भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप आसानी से इस टेबल से बता सकते हो। याद कर लीजिए इस टेबल को। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आर्द्र लवण का वो क्या है? सबसे पहला कॉपर सल्फेट है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो उसका रंग कैसा होता है? पानी के साथ नीला होता है और उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पानी के 5 मॉलिक्यूल हैं, 5 अणु हैं। इस तरीके से फेरस सल्फेट है और इसका रंग कैसा होता है? पानी की वजह से इसका रंग होता है हरा और इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4/7H2O, यानी कि इसमें 7 अणु होंगे जल के, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो धोने का सोडा होता है उसका रंग सफ़ेद होता है और इसका फॉर्मूला है Na2CO3/10H2O, यानी कि इसके साथ में 10 मॉलिक्यूल 10 अणु होते हैं जल के। उसके बाद हमने जिप्सम पढ़ा था, तो जिप्सम में भी CaSO4 इसका ये फॉर्मूला है और इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल जल के, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र लवण के उदाहरण दीजिए तो आप इसमें से आप लिख सकते हो। वैसे तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसीलिए याद हो सकती है, ये एक बार समझ लीजिए फिर याद हो ही जाएगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि POP का पूरा नाम बताइए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। तो ये तो आपको ऊपर ही दिया हुआ है कि POP का जो फुल फॉर्म है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके 3 उपयोग लिखने हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो, आपको याद भी हो गए होंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट है उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। तो ये भी अभी हमने किया कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि लवण के एक इकाई सूत्र में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है वो उसका क्रिस्टलन का जल कहलाता है। और अगर इसमें एग्जाम्पल देना हो तो आप यहाँ से कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन भी हम कर चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। तो आप ये पूरा इसमें लिख सकते हो। ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है, इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा। तो सब आप जानते हो कि CuSO4 जो है क्रिस्टलन जल जो क्रिस्टलन CuSO4 है, इसको जब गर्म किया जाएगा तो पानी के अणु जो हैं वो वाष्पित होंगे और हमें फिर वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद रंग का CuSO4 कॉपर सल्फेट मिलेगा। ठीक है, इसकी आप ऊपर से वर्कशीट में से आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो। और फिफ्थ है किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम बताने हैं और सूत्र लिखने हैं। तो किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम आप इजीली बता सकते हो। हमने शायद 5 लवणों के बारे में पढ़ा है जिनके साथ में जल का अणु जुड़ा हुआ है, जल के काफ़ी अणु भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आर्द्र लवणों के नाम लिख सकते हो और उनके सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केमिकल फॉर्मूलाज इस चैप्टर में याद करते चलें बच्चों। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं आपके तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है वीडियो तो ज़रूर शेयर करना। ओके बेटा।